ऑफ फूड की जो प्रोसेस अंदर होती है, कहाँ पे? ये प्रोसेस होती है इन सेल में, ठीक है? टेक्स प्लेस इन सेल। इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। वी कॉल इट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? देखो यहाँ पर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन लोग वेट कर ओके, तो वॉइस क्लियर सब लोगों को? आशा नहीं आ रही? आ रही है, आशा को आ रही है भाई। तो ही आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी सर। अभी तक नहीं आ रही थी? नो सर। कट कट आ रही थी पीछे भी। अच्छा, कट कट के आ रही थी बीच में? सर मुझे तो कभी कभार आती नहीं थी, बस कभी एक दो बार 2 वर्ड्स सुने मैंने बस। तो अभी अभी आ रही? सर मैंने तो सीधे सेल सुना बस, और सेलुलर रेस्पिरेशन, और कुछ नहीं सुना। अच्छा चलो ठीक है। देखो अभी अभी तो आ रही है ना क्लियर? जी सर, अब क्लियर है। मुझे लगता है कुछ जूम में भी प्रॉब्लम है। रेस्पिरेशन 2 पार्ट से मिलकर बना है ना? अब गैसेस का एक्सचेंज होता है। सर आपकी आवाज चली गई थी अभी। यार ये बोलो बेटा। हेलो? यस सर। हेलो सर। क्यों? हेलो? यस सर। हेलो सर। हेलो? Is it audible to you? यस सर। I think should restart the meeting. सर वो सेम कल वाला इशू आ रहा है, एकदम सेम, एग्जैक्ट सेम। पिछले वाले में क्यों नहीं आता? ये वाले में जब हम लोग क्लास कर रहे थे, मुझे वो बात नहीं समझ में आ रही। जैसे कल वाला भी आ रहा था, उसमें उस वाले भी आईडी में आ रहा था। नहीं सर, मतलब आईडी का तो है नहीं, बिकॉज 2 डिफरेंट आईडीज हैं और सेम परसिस्टेंट प्रॉब्लम है सर ये।
ये आप बोल क्या रहे हैं? एक मिनट आप रुको, मुझे जरा तो दूसरी लाइन चेंज कर। या मे बी इट्स लाइक एक बार आप चेक करिए कि आप जो हेडफोन्स या एयरफोन्स यूज कर रहे हैं, मे बी उनका भी इशू हो सकता है। नो नहीं, वो मैं लैपटॉप का ही माइक्रोफोन यूज करता हूँ और एकदम कमरा बिल्कुल बंद होता है, वही यूज कर रहा हूँ मैं, माइक्रोफोन यूज भी नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा और इसी से मैं वो करा था। चलो आप लोग, मैं लेन चेंज करता हूँ पूरी, ठीक है, दूसरा कनेक्शन यूज करता हूँ इंटरनेट का। तो बच्चे लोग वेट करना, मैं 2 मिनट म्यूट रहूंगा, ठीक।
हेलो, आवाज आ रही भाई आप लोगों को? तोयबा यस सर। Yes, आ sir. रही है? यस सर, क्लियर ना। ठीक है, ओके, अभी आप सबको क्लियर है? ठीक, देखो आप समझिए बात को। मैं आपको ये बता रहा था कि ब्रीदिंग क्या है। तो रेस्पिरेशन दो चीजों से मिलकर बना है। रेस्पिरेशन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज क्या होती है कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग गैसेस का एक्सचेंज है। तो जैसे यहां पे एक्सेल और इनहेल, एक्सेल और इनहेल। इनहेल में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है ब्रीदिंग में, दैट इज रेस्पिरेशन में, तो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? इट्स बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड। बर्निंग ऑफ फूड में क्या होता है? ये पार्ट जो वाला पार्ट होता है ये सेल में होता है, इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बर्निंग ऑफ फूड में होता क्या है कि मेनली हमारे पास ग्लूकोज वैसे कोई भी सबस्ट्रेट बर्न होता है, और सबस्ट्रेट के बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? इट मे बी, जनरली इट इज ग्लूकोज, है ना। तो नॉर्मली ग्लूकोज बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है ना। रेस्पिरेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला रेस्पिरेशन, तो फर्स्ट टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक, और दूसरा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक कहते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ, और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, पहले रेस्पिरेशन नोट कीजिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन। सर, बर्निंग ऑफ फूड सेल्स के अंदर होता है। हाँ, बर्निंग ऑफ फ्रूट सेल्स के अंदर होता है। इसीलिए उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सेल्स के अंदर भी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके सर। सेल बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सेल बायोलॉजी, है ना। यस सर। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल चलती है उसमें बर्निंग ऑफ फूड ही तो होता है, क्रेब साइकिल जो होती है। ओके सर।
नोट कर लिया? डन सर। ठीक है बेटा, तो नोट करेंगे। ब्रीदिंग इज respiration is the breathing and the burning of food, where सर रिपीट करना है। the substrate is burned, where the substrate is burned inside mitochondria, is burned inside mitochondria, and energy is produced. It may be aerobic and anaerobic. It may be aerobic or anaerobic respiration. It may be aerobic or anaerobic respiration. ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेडिंग डालेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। इससे पहले हम लोग दो तीन चीजें, कुछ फैक्चुअल चीजें, उसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना? नोट करेंगे। अब कुछ ऐसे, अब हम एनिमल रेस्पिरेशन की बात, रेस्पिरेशन में, तो यहां पर देखो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, दैट इज, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन मैं बता ही देता हूं शॉर्ट में यहां पे, हालांकि हम ये लोग दोबारा पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फूड in presence of, in absence of food, in absence of food, ये क्या होता है, दैट इज burning of food in presence of food, ठीक है। तो यहां पर फूड की बर्निंग जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब फूड की बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट हो गया? यस सर। तो नीचे नोट करके लिखो, नोट। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, नॉर्मली एनिमल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हमने पढ़ा था प्लैटीहेल्मिन्थीज में टीनिया सोलियम, दूसरा हमने पढ़ा फैसियोला, लिवर फ्लूक, फैसियोला एंड एस्कैरिस। They are human parasite and they are, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, they are human parasite and they respire, they are human parasite and they respire anaerobically, and they respire anaerobically. ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देखते हैं, हमारा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है
पहले वो देखिए। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। इसमें देखो यहाँ पर एक हमारे अपर वाले पार्ट से है ना निकल करके आती है एक ट्रैकिया होती है, ठीक है। ट्रैकिया जो होती है इसमें कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। ट्रैकिया जो होती है इसमें रिंग के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो रिंग जैसा जो ये स्ट्रक्चर होता है अ, अ, अब देखिए ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें यहाँ पे। ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये ट्रैकिया को टूटने से बचाते हैं। इनको हम लोग कहते क्या हैं, दे आर कॉल्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। ये कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेजियस रिंग्स। तो कार्टिलेजियस रिंग्स इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। फिर ये फर्दर जाकर के दो पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है। एक तो लेफ्ट ये ब्रोंकस, इसको ब्रोंकस कहते हैं, और ये राइट ब्रोंकस है ना, राइट ब्रोंकस में। तो ये दो मेन ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बहुत बाद क्या होता है, ब्रोंकस फर्दर पतले-पतले पाइप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो पहले मोटा सा पाइप ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रोंकस में कन्वर्ट होता है, फिर ब्रोंकस से ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अब पतली-पतली ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होती रहती है। लंग्स हमारा कई सारे पार्ट से मिलकर के बना होता है, कई सारे हिस्से से मिलकर बना होता है। अब ये राइट साइड जो पाए जाते हैं इनको हम राइट लोब्स बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड पाए जाते हैं इनको हम लोग लेफ्ट लोब्स बोलते हैं। ठीक है। अब राइट लोब में आप देखिए, ये जो राइट लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन राइट लोब में सबसे पहले आप देखो ये ऊपर की तरफ जो आपको एक बड़ा सा लोब दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सुपीरियर लोब कहते हैं, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर। और उसके बाद एक ये वाला पार्ट है ना। ये वाला पार्ट जो होता है इसको इंफीरियर लोब बोलते हैं, सॉरी मिडिल लोब बोलते हैं, और ये नीचे वाले को इंफीरियर लोब बोलते हैं। मैं तीनों अलग-अलग पार्ट लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड सुपीरियर लोब, ठीक है। और ये मिडिल लोब, मिडिल लोब, और ये नीचे वाला होता है इसलिए इसको इंफीरियर लोब कहते हैं। इसको आप ड्रॉ कर डालिए। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये लेफ्ट लोब से है ना। लेफ्ट लोब में एज यूजुअल जो ऊपर वाला सुपीरियर लोब होता है और नीचे वाला, इसमें मिडिल लोब नहीं मौजूद है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ही लोब पाए जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, और आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, दिस इज लिक्विड, है ना। तो ये इंजरी से बचाने का काम करता है। नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम से इसको अलग करने वाला डायफ्राम। इन लंग्स के अंदर इस तरह से छोटे-छोटे ये जो ब्रोंकाक्यूल्स हैं, इन ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है। पहले स्ट्रक्चर नोट कीजिए, इस डायग्राम को नोट कीजिए प्लीज।
किससे पूछ के? चलिए बात जाइए, चलिए पूछा, पिटाई कर दूं दोबारा पकड़ के, अगर कोई दिख गया अंदर। डन हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, सबने कर लिया भाई? यस सर। ठीक है, आप देखिए, चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए। द राइट लंग इज लार्जर, द राइट lung is larger. It is of 700 gram. The right lung is larger. It is of 700 gram. And the left one is of, and the left one is of, left one is of 600 gram. And the left one is of 600 gram. Next point. There are 300 million alveoli. There are 300 million alveoli in both of lungs. There are 300 million alveoli in both of lungs. तो दोनों लंग्स को मिलाकर के इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वोलाई पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में आप ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में समझिए। तो ये तो हमारे लंग्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमारा लैरिंग्स कैसे काम करता है? लैरिंग्स देखिए, देखो क्या है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप समझिए ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना? ये वाली हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये ऊपर वाली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ये ऊपर से जाकर के अब देखिए, ये वाला हमारा हार्ड पैलेट है और यहाँ पे वो गई है आपकी फूड पाइप, है ना? ये सॉफ्ट पैलेट है और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आगे आ जाती है इस तरफ से। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन पर, इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पर वोकल कॉर्ड होते हैं। वोकल कॉर्ड हमारी 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। जब इन दोनों मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस होता है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन से एयर पास होती है, तो इनमें वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद नीचे वाला ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं या इसी को हम विंड पाइप बोलते हैं। तो ट्रैकिया या विंड पाइप इसके नीचे आता है। ऊपर वाला पार्ट, इस ट्रैकिया के स्टार्ट होने के ऊपर वाला पार्ट, जो थ्रोट वाला, गले वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम फेरिंक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फेरेंस, है ना? फेरिंक्स, और फिर उसके बाद ये लैरिंक्स आता है और लैरिंक्स के बाद फिर ट्रैकिया स्टार्ट। क्लियर है भाई? इज इट क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इफ यू वांट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, लेकिन आपको यह आइडिया होना चाहिए। डन? नोट करिए, lungs are enclosed in lungs are enclosed in lungs are enclosed in two membrane outer parietal pleura. Lungs are enclosed in two membrane outer parietal pleura. तो लंग्स दो मेम्ब्रेन में बंद होता है, ठीक है, जिनको हमने प्लूरा बोला। सो आउटर parietal pleura and inner visceral pleura, which closely invest the lungs, Pleural fluid is filled inside. Pleural fluid is filled inside. Pleural fluid is filled inside the space secreted by pleural membrane. Next, the vocal cords. अब देखो vocal cords क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, हेडिंग डालेंगे vocal cords। तो vocal cord जिसको हम लोग बोलते हैं बोलने वाला, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं ना, लैरिंक्स, तो लैरिंक्स के अंदर मैंने आपको बताया, लैरिंक्स के मैंने आपको अंदर बताया कि दो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिनको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। तो नोट करेंगे, इनसाइड लैरिंक्स there are present vocal cords. Inside larynx there are present vocal cords. Full stop. These are two pairs of folded membrane. These are two pairs of folded membrane
that extend from that extend in to lumens of larynx, that extend in to lumen of larynx, upper pair, the upper pair of membrane is called false vocal cord. The upper pair of membrane is called false vocal cord. And the lower part is called true vocal cord. And lower cord is called true vocal cord. ठीक है? Next, vocal cords are usually thicker and longer in man. Vocal cord are usually thicker and longer in man than in women. तो मेंस में ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है, ज्यादा लंबी होती है. They next, in men they vibrate more slowly. In men they vibrate more slowly while vibrate more slowly. That's why males have lower pitch of voice. That's why males have lower pitch of voice. तो देखो मेल्स की जो आवाज होती है उसकी पिच लो होती है और फीमेल्स की जो वॉइस होती है उसकी पिच हायर होती है. रीजन ये होता है कि मेल्स में जो वोकल कॉर्ड होती हैं ये थिक होती हैं, है ना, और फीमेल्स में थिन होती हैं. तो थिक होने की वजह से, है ना, यहां पर थिक होने की वजह से जो वाइब्रेशन होता है वो कम होता है. और फीमेल्स में तो मेल्स में नॉर्मली क्या होता है, वोकल कॉर्ड थिक होती है, थिक होने की वजह से, और नॉर्मली वैसे छोटी भी होती है, लॉन्गर होती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम होता है. और इसमें अप्रोक्सीमेटली 140 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस होती है. वहीं पे जब हम फीमेल की बात करते हैं तो जो वोकल कॉर्ड होती है ये थिन होती है ना, और शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ज्यादा तेज से वाइब्रेट करती है और 280 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस होती है. इसीलिए मेल्स की जो साउंड होती है वो लो पिच की होती है ना, और इसमें ये लाउड होती है, ठीक. और जब हम फीमेल की बात करते हैं तो हाई पिच की साउंड होती है, हाई पिच, और ये श्रिलिंग होती है, तीखी होती है, श्रिलिंग. नोट करिए. नोट कर लिया?
अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना, किड्स, वो इतनी तेज चीखते हैं और बहुत इरिटेटिंग होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 330 हर्ट्ज की साउंड होती है, 330 हर्ट्ज। नेक्स्ट, ट्रैकिया, नोट करिए ट्रैकिया। तो ट्रैकिया हमने अभी ट्रैकिया वाला पार्ट पढ़ा है ना, तो ट्रैकिया वाले मैंने आपका पार्ट बताया। ट्रैकिया में नोट करेंगे, इट बियर्स रिंग्स ऑफ, अच्छा वो रिंग्स बनी किस चीज की होती है, किस कार्टिलेज की बनी होती है? इट बियर रिंग्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, अंडरलाइन करो, हाइलाइन कार्टिलेज, इट बियर्स रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज which are incomplete posteriorly। अब इस बात का मतलब क्या हुआ पोस्टीरियरली? तो देखो, सपोज दैट हमारा आपका ये मतलब फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आप मान लीजिए कि, ठीक है, ये किसी आदमी का गला है ना, तो और ये नीचे की तरफ ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया में जो ये रिंग्स होंगी, ये ट्रैकिया के रिंग्स, ये आगे की तरफ तो होंगी, पीछे बस यहीं तक होंगी, ये ऐसे ऐसे हॉर्स शू शेप होंगी, मतलब पीछे की तरफ इनका, आगे की तरफ से कंप्लीट होंगी, और ये छल्ले आधे छल्ले, ये पूरे छल्ले नहीं होते हैं, ठीक है, तो पीछे की तरफ इनकम्प्लीट होती है, ये इसका मतलब होता है। तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, नोट करेंगे, ट्रैकिया है हाइलाइन कार्टिलेज incomplete posteriorly, they prevent trachea from collapsing during inspiration, inspiration मतलब ब्रीथ इन, जब सांस हम लोग अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन they prevent trachea from collapsing during inspiration। next, trachea is lined by, अब देखो ट्रैकिया के अंदर, ये जो ट्रैकिया का अंदर वाले हम लोग अब बात कर रहे हैं, ये दीवार किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो ट्रैकिया इज लाइंड बाय ciliated, trachea is lined by ciliated columnar epithelium। तो क्या होता है, हमारी जो ट्रैकिया होती है इसमें एपिथेलियम पाई जाती है, जिनमें सिलिया पाई जाती है, तो इसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। यही कारण है जब कोई धूल या डस्ट, कोई ऐसा पार्टिकल अंदर जाता है तो ये तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और हमें खांसी आती है, और वो पार्ट बॉडी से बाहर निकल आता है, ट्रैकिया से बाहर निकल आता है। इनका ये फंक्शन होता है, तो फिल्टर की तरह काम करते हैं, किसी भी तरह की धुआं को, धूल को, गंदे पार्टिकल को, बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। तो नोट करेंगे, ट्रैकिया इज लाइंड बाय ciliated columnar epithelium। They also bear glandular mucosa cells which secrete mucosa to trap dust particle, अब जो डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाए उनको ये म्यूकोसा ट्रैक कर लेगा, और वो हम कफ के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह की सेल्स पाए, एक सिलिएटेड सेल्स, ठीक है, और दूसरी होती है ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं जिससे वो लंग्स में जाकर उनको गंदा ना करने पाए, और सिलिएटेड सेल क्या करते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो
स्मोकर्स होते हैं उनमें सिलिएटेड सेल की सिलिया हमेशा के लिए मर जाती हैं और वो दोबारा कभी नहीं बनती। इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं उनको उनके लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो अब आ जाते हैं, एक मिनट, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। एक पॉइंट और लिख लो नीचे, द रेट ऑफ ब्रीदिंग is 14 to 18 times per minute. The rate of breathing is 14 to 18 times per minute in a normal man. ठीक है, अब देखो ब्रीदिंग में नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं कि उनको हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं। सो व्हाट आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में सबसे पहले आ जाते हैं टाइडल वॉल्यूम। नोट करते जाओ और मैं बताता जाता हूं आपको क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसको हम लोग बोलते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। तो नोट करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ये और किसमें लिखना है? हाँ टीवी में लिखना है, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, टाइडल वॉल्यूम में लिखना है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ठीक है, नोट करो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड during normal breath is called TB, is called TB। टाइडल वॉल्यूम। तो मतलब हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं तो कितने अमाउंट में, कितना वॉल्यूम में एयर अंदर लेते हैं, कितने वॉल्यूम में एयर बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं एयर, ठीक है ना। तो टीवी होता कितना है? इट इज अबाउट 500 ml ठीक है, तो ये 500 ml होता है, तो टीवी कितना होता है? 500 ml। तो एक बार में हम आप जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो 500 ml एयर अंदर लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं, इसको हम लोग टीवी कहते हैं। अच्छा, एक मिनट में आदमी कितनी सांस अंदर ले सकता है? तो 6 लीटर 6000 ml हम अंदर ले सकते हैं। और कितने कितने से कितने तक हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, एथलीट की अलग होगी, नॉर्मल आदमी की अलग होगी, उसमें रेसर की अलग होगी। तो 6000 ml टू 18000 ml एक मिनट में हर आदमी ऑक्सीजन ले सकता है और छोड़ सकता है। नोट करेंगे,
A healthy man can inspire or expire. A healthy man can inspire or expire. A healthy man can inspire or expire 6,000 ml to 18,000 ml, 6,000 ml to 18,000 ml per minute. ठीक है, नेक्स्ट इंस्पायरिंग वॉल्यूम IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं IRV। सो व्हाट इज IRV? देखिए, IRV क्या होता है कि आपने नॉर्मल सांस आप ले रहे हो, है ना, तो नॉर्मल सांस लेने के बाद आपने और ताकत लगाई, आप कितनी सांस अंदर और ज्यादा ले सकते हो, इसको बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली हम लोग 500 ले रहे हैं, 500 के अलावा और आप कितनी अंदर ले सकते हो उसके अलावा, दैट इज कॉल्ड IRV। नोट करेंगे, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, the extra volume of air that can be inspired, that can be inspired note karo, the extra volume of air that can be inspired forcibly, that can be inspired forcibly after, that can be inspired forcibly after normal inspiration, after normal inspiration। ठीक है, तो नॉर्मल हम सांस लेते हैं, उसके अलावा और कितनी सांस हम ले सकते हैं उसको हम IRV कहते हैं। अब IRV हो कितना सकता है, तो नॉर्मल सांस लेने के बाद हम आप जो एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, सो IRV होता है 2500 ml टू 3000 ml, इतना IRV होता है। तो IRV 2500 टू। अब तीसरी चीज होती है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। आप समझ लीजिए, IRV आप समझ गए, ERV समझ लीजिए। ERV क्या होता है, नॉर्मल सांस आपने ली, है ना, नॉर्मल सांस आपने छोड़ी, सॉरी, नॉर्मल सांस आपने छोड़ी, और नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और कितना ज्यादा छोड़ सकते हो उसको हम ERV बोलेंगे। आपने सांस छोड़ी तो आपने 500 ml बाहर निकाल दिया, और कितना निकाल सकते हो उसको बोलेंगे ERV। नोट करेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज extra, it is extra amount of, it is extra amount of air that can be expired, that can be expired forcibly
that can be expired forcibly after normal expiration. Expired forcibly after normal expiration. तो सांस छोड़ने के बाद, ब्रीद आउट करने के बाद हम लोग कितना कर सकते हैं? 1000 ml से लेकर के, है ना, और 1100 ml तक इतनी सांस हम और छोड़ सकते हैं, तो इसको हम ईआरबी बोलते हैं। तो ईआरबी हमारा इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, अब रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? आरवी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब वो आप हमने फोर्सफुली पूरा निकाल दिया, मतलब हमने क्या निकाल दिया? बाहर की तरफ ये नॉर्मल टीवी भी निकाल दिया, उसके बाद ईआरबी भी निकाल दिया। अब पूरी फोर्सफुली पूरा लंग्स खाली करने के बाद भी वो एयर जो हमारे लंग्स में फिर भी रह जाती, जिसको निकाला ही नहीं जाता, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्यों? अगर वो एयर निकाल दी गई तो फेफड़े हमारे आपस में चिपक जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। नोट करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर, the volume of air which is still the volume of air which remain still in lungs after most forceful expiration, after most forceful expiration. This is about, अब ये होती कितनी है? This is about 1100 to 1200 ml. This is about 1100 to 1200 ml. ठीक है। देखिए, आप समझो। नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ये तो हो गए हमारी क्या? लंग्स, ये सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लंग्स कैपेसिटी, मतलब लंग्स की हमारी क्या कैपेसिटीज होती हैं। लंग्स कैपेसिटी नेक्स्ट हेडिंग है। लंग्स कैपेसिटी में सबसे पहले आते हैं आईसी, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना, आईसी, नोट करो। This is the total volume of air. This is total volume of air a person can inspire. This is total volume of air a person can inspire after normal expiration. After normal expiration. After normal expiration.
आप देखो ये होता कितना है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो आईसी होती है, दिस इज इक्वल टू, एक तो हमारा हो गया टीवी, है ना, टीवी टाइडल वॉल्यूम जितना हम छोड़ते या लेते हैं, और दूसरा क्या हो गया, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, आईआरवी। सेकंड, अब सेकंड लंग्स कैपेसिटी में आती है ईसी। ईसी क्या होता है, वही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी एक्सपायर करने की, तो नोट करेंगे द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर नोट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, तो ये कितना होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी टीवी वही सेम 500 ml प्लस ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए थर्ड लंग्स कैपेसिटी में आते हैं, एफआरसी क्या होता है, एफआरसी, एफआरसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, नोट करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर the volume of air that remains in lungs after normal expiration, after normal expiration, सर यहाँ वॉल्यूम होगा कैपेसिटी, ठीक है, हाँ फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, तो ये कैपेसिटी है हमारा, ओके सर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल expiration is called functional residual capacity, वॉल्यूम नहीं कैपेसिटी लिख लो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो देखो एफआरवी जो होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एफआरसी दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है प्लस ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्वल वॉल्यूम। The fourth one is vital capacity, VC. वाइटल कैपेसिटी, आप देखो वाइटल कैपेसिटी VC क्या होता है, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, नोट करेंगे, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर
the maximum volume of air a person can breathe out after forced inspiration. After forced inspiration is called vital capacity. आदमी ने सांस ली और लेने के बाद मैक्सिमम जितना छोड़ सकता है. तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारे लंग्स की टोटल जितनी कैपेसिटी होती है माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. ये होता कितना है ये डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे, है ना, इस बात पे डिपेंड करता है. बट नॉर्मली 3400 से लेकर के 4800 ml तक होता है. इट डिपेंड्स ऑन एज एंड सेक्स ऑफ ए पर्सन. वन लास्ट, टोटल लंग्स कैपेसिटी. ये 5 कैपेसिटीज होती हैं. फिफ्थ है टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी. टीएलसी या टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? टीएलसी या टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग्स कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर present in lungs and respiratory passage. पूरा जो हमारी पाइप्स में ट्रैकिया फैकिया को मिलाकर के इनके अंदर और लंग्स के अंदर, the total volume of air present in lungs and respiratory passage after maximum inspiration. तो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वाइटल कैपेसिटी और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है. Yes, sir. तो ये थी हमारी लंग्स कैपेसिटीज और रेस्पिरेशन के पार्ट्स. ठीक. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है ना. हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह से रेस्पिरेशन होता है. ठीक, वो हमें पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर भाई? कोई डाउट? No. बताओ किसी को कोई डाउट? टुमारो वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन होता है और एक्सचेंज, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो विल कंप्लीट इट. डिजीज छोड़ के बाकी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे रेस्पिरेशन. ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा है थोड़ा.
ठीक है भाई, डन।